अमेरिका के सभी 50 राज्यों में से हवाई यकीनन सबसे अनोखा है। यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बाहर स्थित एकमात्र राज्य है। यह अमेरिका का सबसे हालिया राज्य है, जिसे अगस्त 1959 में संघ में शामिल किया गया था। यह अब तक का सबसे जातीय रूप से विविधतापूर्ण राज्य है और एकमात्र राज्य है जहां एशियाई अमेरिकी सबसे बड़ा जातीय समूह बनाते हैं। ये देश में रहने के लिए सबसे महंगा राज्य है और सबसे ख़ास बात यह है कि यह एकमात्र राज्य है जो एक द्वीप समूह से बना है, पूरी तरह से द्वीपों से मिलकर बना है। और क्योंकि जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, पूरे हवाई में परिवहन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि जनसंख्या सभी में विभाजित है। ये अलग अलग द्वीप हवाई में परिवहन द्वीप समूह 137 अलग अलग द्वीपों से बना है, लेकिन वास्तव में उनमें से केवल 4 हैं जिनमें महत्वपूर्ण संख्या में लोग हैं। सबसे अधिक आबादी वाला आहू द्वीप, जो होनोलुलु और पर्ल का घर है, हार्बर में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, जो अपने आप में लगभग हवाई राज्य की पूरी आबादी का 2/3 हिस्सा बड़ा द्वीप रहा है। अन्य 2 लाख लोग माउई अन्य 164,000 और कावई लगभग 73,000 और लोग, जो राज्य के 4 मुख्य रूप से आबादी वाले द्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मालाचाई और लाई के द्वीपों में लोगों की संख्या काफ़ी कम है और अन्य द्वीपों में या नगण्य आबादी है और इन सभी द्वीपों के बीच की दूरी आपकी अपेक्षा से अधिक है। आहू और कावई के बीच की दूरी लगभग 100 मील है और इन द्वीपों से कावई की दूरी आहू बड़े द्वीप से 150 मील की दूरी लगभग है न्यूयॉर्क सिटी और बाल्टीमोर के बीच की दूरी के बराबर। और इन सभी द्वीपों और जनसंख्या केंद्रों के बीच की दूरी के कारण उनके बीच यात्रा करने का एकमात्र तरीका या तो हवाई जहाज़ से या नाव से यात्रा करना है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अभी 2024 में एक भी नौका सेवा या नियमित रूप से निर्धारित यात्री समुद्री ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस 4 मुख्य हवाई द्वीपों में से किसी के बीच, और लोग बहुत कम ही द्वीपों के बीच नाव से यात्रा करते हैं। वास्तव में केवल नियमित रूप से निर्धारित नौका सेवा हवाई में आज केवल संचालित होती है रिलेटिवली क्लोज द्वीपों के बीच, माउई और लाई। और बस इतना ही, अगर आप कभी भी हवाई द्वीप समूह के किसी अन्य द्वीप के बीच यात्रा करना चाहते हैं तो आपका ओनली ऑप्शन उनके बीच उड़ान भरना है। और एक्चुअली हवाई के मुख्य द्वीपों के बीच सभी यात्रा बहुत छोटी हॉल उड़ानों का डोमिनेंस है, हवाईयन जैसे वाहकों के माध्यम से चलाए एयरलाइंस। और ये स्थिति पहली नज़र में बल्कि हैरान करने वाली लगती है, क्योंकि फेरीज और सी ट्रांजिट बहुत ही दुनिया के कई अन्य द्वीप समूह भागों में ट्रांसपोर्ट का सामान्य और लोकप्रिय रूप, जिसमें कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिनकी पॉपुलेशन बेस काफ़ी कम है, हवाई की तुलना में भी कम है। फेरी और सी ट्रांजिट उदाहरण के लिए, जहां दर्जनों और दर्जनों ग्रेट फेरीज हैं जो सेवा करती हैं, दर्जनों द्वीप और स्थान, पूरे क्षेत्र में कई फेरीज शामिल हैं जो बहुत छोटे द्वीपों के रूप में सेवा करते हैं नेग्लिजिबल पॉपुलेशन के साथ, लेकिन जिनमें 2023 में बहुत बड़ी टूरिस्ट इंटरेस्ट है। हवाई में पुजारी की तुलना में लगभग 1/3 टूरिस्ट आए, लेकिन उनका खर्च लगभग बराबर था। हवाई में आने वाले टूरिस्ट्स ने 2023 में लगभग 21 अरब डॉलर खर्च किए और टूरिस्ट्स ने उसी समय अवधि में लगभग 23 बिलियन डॉलर खर्च किए। बिलियन डॉलर, जिसका अर्थ है कि हवाई के द्वीपों में फेरी सेवा ग्रीक फेरीज की बहुत मजबूत प्रणाली के करीब हो सकती है या होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका में घर वापस आने पर फेरी सेवाओं के 3 आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हैं जो फेरी की कमी को दर्शाते हैं। हवाई में सेवाएं और भी ज़्यादा लगती हैं। न्यूफिनलैंड द्वीप और कनाडा की आबादी सिर्फ 4,78,000 है, जो हवाई की आधी से भी कम है, और यह भी नोवा स्कोटिया में कनाडा की मुख्य भूमि से लगभग 100 मील दूर स्थित है। आहू और माउई या आहू और कवाई के द्वीपों के बीच भी इतनी ही दूरी है। फिर भी 2 सक्रिय परिलाइनें हैं जो द्वीप से नोवा स्कोटिया तक जाती हैं। पोराबोस से एक छोटी नौका जो पूरी होने में लगभग 7 घंटे लेती है, और अर्जेंटीना से एक लंबी नौका जो लगभग 16 घंटे लेती है। वहाँ समय की लंबाई को पूरा करने के लिए घंटे हवाई वॉशिंगटन,
राज्य के द्वीपों के बीच फेरीज के बराबर होगा भी। फेरीज की एक प्रणाली संचालित करत उनके द्वीप समुदायों में ईट साउंड और शायद सबसे उल्लेखनीय अलास्का विशाल दूरी पर फेरीज की एक जटिल प्रणाली संचालित करता है जो कई छोटे समुदायों को एक साथ जोड़ता है। बेलिंगहैम वॉशिंगटन से लेकर अलास्का पैनहैंडल और इल्यूजन आइलैंड्स में एक परी प्रणाली है जो हवाई के संदर्भ में उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें शामिल दूरियां काफ़ी हद तक हैं, लंबा है और अलास्का की जनसंख्या आधार हवाई के लगभग आधे से भी कम है। तो क्यों हवाई में वास्तव में कोई भी परिसेवा नहीं है? इन सभी की तुलना में अन्य उदाहरण और ऐसा क्यों है कि हवाई द्वीपों के बीच यात्रा करने के लिए आपको लगभग हमेशा उड़ान भरनी पड़ती है? सबसे पहले नाव लेने के बजाय हवाई सुपर परी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हवाई में वास्तव में अपने प्रमुख द्वीपों के बीच बड़े पैमाने पर नौका सेवाएं थीं, लेकिन वे सभी एक जटिल कारणों की सूची के कारण विफल हो गए हैं, जिसका मुख्य रूप से संबंध है हवाई की अनूठी प्रकृति के साथ, जियोग्राफी और पॉपुलेशन पैटर्न्स। हवाई के प्रमुख द्वीपों को एक साथ जोड़ने वाली एक रिलायबल नौका सेवा स्थापित करने का सबसे गंभीर प्रयास था 2000 के दशक में, जिसे हवाई सुपर फेरी कहा जाता था, और यह एक सुपर फेरी की योजना बनाने में एक बहुत बड़ी विफलता थी। फेरी की शुरुआत 2001 में एक निजी कंपनी द्वारा की गई जिसने हवाई द्वीपों के बीच यात्रा करने के लिए एयरलाइनों से एक वैकल्पिक तरीका पेश करने की कोशिश की जो कि त्वरित सस्ता होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे लोग आसानी से अपना सामान ले जा सकेंगे। व्यक्तिगत वाहन और सामान द्वीपों के बीच भी उस समय ऐसा लग रहा था कि हवाई सुपर फेरी द्वारा प्रेरित कंपनी के आंकड़े बताते हैं कि 2001 में हवाई क्षेत्र के निवासियों, पर्यटकों को छोड़कर ने वर्ष भर में द्वीपों के बीच लगभग 4 मिलियन उड़ानें भरीं, जिसका अर्थ है कि एक नौका की समानांतर मांग थी जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं थी। 2004 तक कंपनी ने अल्बामा में एक शिपयार्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए अपने पहले 2 हवाई फेरीज का निर्माण करने के लिए कुल $178 की राशि के लिए, मिलियन या 99 मिलियन प्रति पीस, जो बढ़ाकर 224 किया गया जो लगभग 332 मिलियन था। उन दोनों के लिए कुछ साल बाद 2007 तक हवाई सुपर फेरी आखिरकार अपने मास्टर प्लान को लॉन्च करने के लिए तैयार थी, जिसमें हवाई के सभी 4 प्रमुख आबादी वाले द्वीपों के बीच नियमित रूप से निर्धारित फेरी सेवा की कल्पना की गई थी। लेकिन कंपनी ने लगभग तुरंत ही महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर दिया। सबसे पहले फेरी और कोर्ट के आसपास कई पर्यावरण संबंधी चिंताएं और जोखिम उभरे गए। द्वीपों के बीच फेरी मार्गों में से अच्छी तरह से स्थापित और हम्पैक व्हेल के मार्गों का मानचित्रण किया। प्रवास पथ, जिसके कारण चिंताएं पैदा हुईं कि मेले का विशाल आकार व्हेल को प्रभावित कर सकता है और मार सकता है, और अन्य हवाई के लिए पर्यावरणीय विनाश, अद्वितीय समुद्री जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र, और अधिक सबसे महत्वपूर्ण बात यह चिंता थी कि फेरीज हवाई के बाकी हिस्सों में आक्रामक प्रजातियां फैला सकती हैं, साथ ही भौगोलिक रूप से आक्रामक प्रजातियों की एक श्रृंखला। दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत दूर अलग थलग द्वीप हवाई का पारिस्थितिकी तंत्र है, विशिष्ट रूप से नाजुक और राज्य अब तक देश में सबसे अधिक आक्रामक प्रजातियों के बारे में गंभीर है। बड़े द्वीप पर पहले से ही कई उल्लेखनीय आक्रामक प्रजातियां जैसे अग्नि चींटियां, मेंढक और उलिक्स पौधे वहां इतनी मजबूती से पैर जमा चुके हैं कि उन्हें मिटाना प्रभावी रूप से असंभव हो गया है, जिससे हवाई राज्य सरकार को यह लक्ष्य मिल गया है कि उन्हें बाकी द्वीपों में फैलने से जितना संभव हो सके रोका जाए और उन्हें जितना संभव हो सके बड़े द्वीप तक सीमित रखा जाए। सबसे बड़ा डर यही था कि फेरीज द्वारा लोगों के निजी वाहनों को लादना, गलती से इन आक्रामक प्रजातियों को द्वीपों के बीच ले जाना, लोगों द्वारा उनके बीच उड़ान भरने की तुलना में कहीं अधिक आसान है। हवाई जहाज़ों से भी यह मदद नहीं करता है कि जब तक 2007 में आहू और माउई के बीच नौका का संचालन शुरू हुआ, तब तक उन्होंने अभी भी एक पर्यावरणीय प्रभाव विवरण पूरा नहीं किया था, जो हवाई राज्य कानून के अनुसार आवश्यक था।
हवाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुपर फेरी अपना संचालन जारी रख सकती है, जबकि पर्यावरणीय प्रभाव तैयारी में व्यस्त था। लेकिन इससे पर्यावरण संबंधी मुकदमों की बाढ़ को रोकने में कोई मदद नहीं मिली। कंपनी पर लगातार मुकदमेबाजी की जा रही थी, जिससे कंपनी की मुकदमेबाजी लागत में लगातार वृद्धि हुई और उनके लिए वित्तीय रूप से बने रहना मुश्किल होता जा रहा था। और अगर ये सब पर्याप्त नहीं था तो सुपर फेरी का विचार कई अन्य बाधाओं से टकरा रहा था। साथ ही यह पता चला कि हवाई में फेरीज के लिए एक और बड़ी समस्या यह थी कि द्वीपों के आसपास का पानी बेहद उबड़-खाबड़ है। खास तौर पर उबड़-खाबड़ पानी उन पानी की तुलना में जहां वे अन्य फेरीज काम करती हैं, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया। अलास्का और वॉशिंगटन राज्य में ये फेरीज सभी अपने संबंधित महाद्वीपीय तटीय शेल्फ के नज़दीक काम करती हैं, जहां पानी अपेक्षाकृत उथला है और शांत है। लेकिन हवाई में वास्तव में महाद्वीपीय शेल्फ नहीं है, क्योंकि हवाई द्वीप सभी मूल रूप से ज्वालामुखी हैं और मूल रूप से पानी के नीचे के पहाड़ों की युक्तियां हैं, जो समुद्र तल से मीलों ऊपर उठती हैं, समुद्र तल से ठीक ऊपर घुसने के लिए। परिणाम स्वरूप महासागर की सतह हवाई द्वीपों के बीच पानी की गहराई अक्सर बहुत अधिक होती है, जैसे कि माउई और बिग आइलैंड के बीच चैनल जो 6000 फीट से अधिक गहरा है, भूमध्य सागर में देखी गई औसत गहराई से भी अधिक गहरा। हवाई भाषा में इस संकीर्ण और गहरे चैनल का नाम अलनुई हाहा चैनल है, जिसका मोटे तौर पर अंग्रेजी में अनुवाद होता है महान बिलो स्मैशिंग चैनल, जो आपको इस बात का कुछ अंदाज़ा दे सकता है कि यहाँ पानी कितना उबड़-खाबड़ हो सकता है। गहरे खाई के माध्यम से धाराएं बढ़ती हैं। माउई और बिग आइलैंड के बीच चैनलों के बीच देखी गई गहराई अन्य द्वीपों की तरह ही गहरी है और बीच का पानी भी उतना ही उबड़-खाबड़ है, जिसका मतलब है कि हवाई द्वीपों के बीच नौका मार्ग प्रभावी रूप से खुले समुद्र में किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि मार्गों में शामिल परियों को महासागर के अनुसार होना चाहिए। उन्हें अलास्का या वॉशिंगटन राज्य में देखे जाने वाले जहाज़ों की तुलना में बड़ा और अधिक मजबूत और अधिक महंगा होना चाहिए। और क्योंकि मुख्य द्वीपों के बीच की दूरी 100 समुद्री मील या उससे अधिक की दूरी तय करते हुए सुपर फेरी पर द्वीपों के बीच यात्राएं 6 से 8 घंटे तक चलती थीं। कुछ मामलों में पानी के माध्यम से और भी अधिक, जो अक्सर बहुत ही उबड़-खाबड़ होते थे, जिसका अर्थ है कि समुद्री बीमारी यात्रियों में एक आम बीमारी थी। यदि आप हवाई के निवासी हैं और आप एक द्वीप से दूसरे द्वीप की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप नौका का विकल्प चुन सकते हैं, जिसे पूरा करने में आपको 8 घंटे तक लग सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको रास्ते में गंभीर रूप से समुद्री बीमारी हो सकती है। और क्योंकि यह आपको अपने घर द्वीप पर वापस जाने में लगभग 8 घंटे और लगेंगे, आप वास्तव में नौका यात्रा से एक दिन की यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए जब आप दूसरे द्वीप पर पहुंचते हैं, तो आपको रात के लिए होटल के लिए सभी पर्यटकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिससे लागत और नौका यात्रा की व्यावहारिकता और भी बढ़ जाती है। जब आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं और फिर आप यह मान लेते हैं कि द्वीपों के बीच की उड़ान अक्सर केवल $100 से थोड़ी अधिक होती है और 1 घंटे से भी कम समय लेती है, जबकि द्वीपों के बीच उड़ान भरने में अक्सर $100 से थोड़ी अधिक लागत आती है। सस्ता और तेज़ और कम संभावना वाला आपको बीमार कर देगा, जो कि अभी भी ज़्यादातर लोगों के लिए द्वीपों के बीच उड़ान भरना ज़्यादा स्पष्ट विकल्प है। नौका लेने के बजाय वास्तव में हवाई द्वीप के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी मांग है, जो कि अक्सर आर्थिक और मांग की कमी के रूप में द्वीपों का जनसंख्या केंद्र, राज्य के ज़्यादातर प्रमुख कार्यक्रमों जैसे संगीत कार्यक्रम और ज़्यादातर राज्य के अच्छे अस्पतालों और चिकित्सा देखभाल का घर है, जिसका मतलब है कि अधिकांश भाग के लिए निवासी अन्य मुख्य द्वीपों पर आमतौर पर केवल साल में अधिकतम 1 या 2 बार आहू में जाते हैं, विशेष आयोजनों के लिए या चिकित्सा देखभाल और उन उद्देश्यों के लिए वे नौका लेने की तुलना में उड़ान भरने की अधिक संभावना रखते हैं। परिणाम स्वरूप यह हवाई के बहुत से निवासियों द्वारा माना जाता है कि लोग आंतरिक द्वीप नौका सेवा का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। वे स्थानीय पर्यटकों के बजाय पर्यटक होने जा रहे हैं,
जो आहू से अपने किराए की कारों को अपने साथ लाते हैं। ऊपर कम विकसित प्रमुख द्वीपों पर सड़कें, जिसके कारण कावाई माउई और बिग आइलैंड के बहुत से निवासियों को डर था कि फेरी सेवा उनके द्वीपों के पर्यटन को और बढ़ावा देगी, और पूरे कॉन्सेप्ट के खिलाफ बहुत विरोध हुआ। अंत में हवाई सुपर विफलता फेरी ने मूल रूप से सभी 4 मुख्य हवाई द्वीपों के बीच नियमित और विश्वसनीय नौका सेवा स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन केवल आहू और माउई के बीच सेवा स्थापित करने में कामयाब रही, क्योंकि इन सभी जटिल कठिनाइयों के कारण और इन सभी समस्याओं के कारण हवाई से संभावित लॉबिंग के साथ एयरलाइंस और किराए की कार कंपनियां, जो शायद द्वीप बाजार में सुपर शेयर खोने के बारे में चिंतित थीं, फेरी की पूरी परियोजना 2009 में 2 साल से भी कम समय तक नहीं टिक पाई। जब उन्होंने 2007 में अपनी सेवा शुरू की, तो हवाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुपर फेरी को जारी रखने की उनकी पिछली अनुमति पूरे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बिना बयान पूरा हो चुका था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नौका सेवा तुरंत रोक दी गई थी। सुपर फेरी केवल द्वीपों के बीच लगभग 2,50,000 यात्रियों को ले जाने में सफल रही, जिसे इसने 11 महीनों तक सेवा दी। जब इसे न्यायालयों द्वारा संचालन की अनुमति दी गई, जो कि मेले की ब्रेक इवन लागत से काफ़ी कम थी, और संदर्भ के लिए एयरलाइनों पर द्वीपों के बीच उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या से काफ़ी कम थी। कानूनी बाधाएं। होनोलुलु और काबुली के बीच हवाई वाहक माउई द्वीप पर सबसे बड़ा शहर, लगभग हर दिन दोनों तरफ 4,890 सीटें उड़ती हैं, जबकि 2017 में हवाई राज्य सरकार द्वारा किए गए परी फीजिबिलिटी स्टडी ने निष्कर्ष निकाला कि एक आशावादी परिदृश्य में भी एक नौका केवल उन्हीं सीटों की संख्या का 11% ही परिवहन करने में सक्षम होगी। एक ही मार्ग पर अदालतों द्वारा सुपर फेरी को अपने संचालन को रोकने का आदेश दिए जाने के कुछ ही समय बाद 2009 में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण सुपर फेरी के लिए लेखन दीवार पर था, और कंपनी ने तुरंत अपनी सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया और जाने दिया। कुछ ही महीनों में अपने सभी कर्मचारियों को खो देगी। कंपनी दिवालिया घोषित कर देगी, और इसने उन दोनों परियों को छोड़ दिया जिन्हें अधिग्रहित किया था। दोनों कंपनियों की परियों को अमेरिकी नौसेना द्वारा आग की बिक्री में केवल $35 मिलियन में अधिग्रहित कर लिया जाएगा, जो कि उनके मूल $180 मिलियन मूल्य टैग का एक छोटा सा अंश है, जो कि कंपनी ने उन्हें पूरे तंबाकू और हवाई सुपर फेरी की भयावह विफलता के लिए भुगतान किया है, जो कि सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल रूप से जलाए गए आग ने अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर दिया है कि कोई भी अन्य कभी भी दूसरा स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगा। हवाई में नौका सेवा कम से कम 1 या 2 पीढ़ियों के लिए, और इसके अलावा भौगोलिक और आर्थिक बाधाओं के कारण एक और हवाई परिसेवा की कोशिश। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कानूनी बाधा भी है, जो कि सबसे अजीब कानूनों में से एक है जो अभी भी मौजूद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकों में 1886 यात्री पोत सेवा अधिनियम और 1920 जोन्स अधिनियम है, जो मूल रूप से दोनों में यह प्रावधान है कि हमारे भीतर संचालित होने वाले जहाज जो यात्रियों या माल को परिवहन करते हैं, लोगों और वाहनों को ले जाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित और एक अखिल अमेरिकी चालक दल द्वारा संचालित इन कानूनों ने अनिवार्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तरह की समुद्री संरक्षण योजना स्थापित की है, एक सदी से भी अधिक समय से, जो अमेरिकी परियों और रसद कंपनियों को केवल अमेरिकी शिपयार्ड से अपने जहाज खरीदने के लिए मजबूर करती है, जिन्हें एक सदी से भी अधिक समय से वैश्विक स्तर पर अप्रतिस्पर्धी बनाया गया है, क्योंकि उनके पास एक बंदी ग्राहक आधार है, जिसका अर्थ है कि कीमतें हमेशा कृत्रिम रूप से अधिक होती हैं। हवाई सुपर फेरी ने 2004 में अल्बामा शिपयार्ड से $99 मिलियन प्रति पीस या $166 मिलियन में अपनी परियों को खरीदा था। 2024 में उन्हीं 2019 में उसी कंपनी ने हवाई सुपर फेरी को बनाया था। उन हवाई सुपर फेरी ने घोषणा की कि वह एक और भी बड़ी फेरी बना रही है, गैर अमेरिकी शिपयार्ड में 2 गुने यात्री और वाहन क्षमता वाली फेरी, केवल $116 मिलियन में।
मुद्रास्फीति समायोजित 2024 में $10 मिलियन कम, दोगुनी क्षमता वाली फेरी के लिए। इसका मतलब है कि फेरी की स्थापना अमेरिका में कहीं भी सेवाएं और विशेष रूप से हवाई में, जहां खुले समुद्र के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं रेटेड परियां भौगोलिक दृष्टि से अन्य जगहों की तुलना में अधिक महंगी है, कानूनी और कृत्रिम रूप से अन्य देशों की तुलना में अधिक महंगी है। 2017 परिव्यवहार्यता अध्ययन, हवाई राज्य सरकार द्वारा कमीशन, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, निष्कर्ष निकाला कि हवाई में एक फेरी स्थापित करना सेवा आज भी तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन यह वास्तव में आर्थिक रूप से एक विशाल डाइवर्सिटी के लिए संभव नहीं है। हवाई निवासियों ने इस अध्ययन के एक भाग के रूप में एक परिसेवा की अपेक्षाएं दिखाईं, जो वास्तव में वर्तमान प्रौद्योगिकियों या आर्थिक वास्तविकताओं से मेल नहीं खातीं। वे आमतौर पर अपेक्षाएं रखते हैं कि आगू द्वीप पर, होनोलुलु और बड़े द्वीप पर हिलो के बीच परिसेवा को पूरा करने में 3 घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धी होने के लिए बस उड़ान भरना था। लेकिन अध्ययन में पाया गया कि उस मार्ग पर 40 नॉट प्रति घंटे की गति से चलने वाली नौका भी अनुशंसित से अधिक तेज है। क्षेत्र में खराब समुद्री परिस्थितियां अभी भी लगभग 7 घंटे लगेंगे, पूरा होने में ज्यादातर समय से 2 गुना समय लगेगा। निवासियों ने उम्मीद जताई कि अध्ययन अंततः निष्कर्ष निकाला कि हवाई के बंदरगाहों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक लागत, यात्री फेरी टर्मिनलों को समायोजित करने के लिए, द्वीपों के बीच कृषि स्क्रीनिंग स्थापित करने के लिए आवश्यक लागत, आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकने के लिए और परियों को प्राप्त करने और वर्षों तक उनके संचालन लागतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक लागतों से मेल नहीं खाता है। लंबी यात्रा की सीमित मांग, द्वीपों के बीच समय जो परियां प्रदान करेंगी, परियां बस मौजूदा द्वीपों के बीच तेज और सस्ती हवाई यात्रा के मुकाबले अप्रतिस्पर्धी होंगी, और परिणाम स्वरूप अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि यदि हवाई में नौका सेवा सफल होने जा रही है तो इसे कम से कम आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जानी चाहिए, बस ताकि यह बनी रहे। पूरे हवाई में एक सब्सिडी वाली सब्सिडी सेवा अप्रत्याशित नहीं होगी। हालांकि वॉशिंगटन राज्य नौका सेवा में राजस्व है, जो वॉशिंगटन राज्य सरकार द्वारा लगभग 25% सब्सिडी दिया जाता है, जबकि इसमें प्यूट के पार छोटी नौका यात्रा की मांग काफ़ी है, जो मेले के संचालन लागत के शेष 75% को कवर करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि हवाई में ऐसा नहीं होगा, जहां अधिक महंगी और समय लेने वाली परिसेवा की मांग कम होगी। इसलिए बेहतर तुलना अलास्का की समुद्री राजमार्ग नौका सेवा से होगी, जो बहुत लंबी दूरी तय करती है, बहुत कम आबादी का समर्थन करती है। अलास्का राज्य सरकार द्वारा भारी सब्सिडी प्राप्त अलास्का फेरी सेवा 3500 मील से अधिक तटीय क्षेत्र को कवर करती है। दर्जनों अलग अलग मार्ग सहित खंड, जिनमें से कई 6 घंटे और 10 घंटे लगते हैं, और यहाँ तक कि एक लाइन भी बेलिंगहैम वॉशिंगटन से केतन तक अलास्का, जिसे पूरा करने में 38 घंटे लगते हैं और सैकड़ों डॉलर खर्च होते हैं। हालांकि अलास्का की फेरी सेवा को अलास्का राज्य सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है। इसके कुल राजस्व का लगभग 69%, जबकि वास्तविक टिकट बिक्री केवल खाता मेले के राजस्व का लगभग 31% हिस्सा। यह वह प्रणाली है जो हवाई की तुलना में बहुत अधिक तुलनीय होगी, वॉशिंगटन राज्य की नौका प्रणाली। लेकिन अलास्का अपनी नौका सेवा को भारी सब्सिडी देने में सक्षम है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो हवाई में नहीं है, भले ही यह पहली नज़र में कैसा लगे। तेल एक नज़र अलास्का बहुत अधिक समृद्ध है और हवाई बहुत अधिक करीब है। राज्य अलास्का भूगर्भीय सहयोगी रहा है, विशाल तेल संसाधनों से धन्य है, और राज्य चौथे सबसे अधिक तेल को नियंत्रित करता है। पूरे देश में तेल उत्पादन क्षेत्र राज्य के सुदूर उत्तर में प्लूटो खाड़ी में परिणाम स्वरूप अलास्का में एक बहुत बड़ा तेल उद्योग है, जो राज्य सरकार के लिए बहुत ज़्यादा राजस्व उत्पन्न करता है। जहां अलास्का राज्य सरकार का 85% बजट बस राज्य के सभी तेल राजस्व और उस सभी तेल से आता है, जो राज्य में कई ऐसे काम करने में सक्षम बनाता है जो अन्य राज्यों में असंभव होगा, जैसे राज्य की अन्यथा लाभहीन फेरी परिवहन प्रणाली को सब्सिडी देना।
अपने निवासियों और अन्य लोगों की बेहतर मदद करने के लिए दिलचस्प चीज़ें जैसे तेल कोष की स्थापना करना, जो अलास्का के हर एक निवासियों को औसतन लगभग $22,000 प्रतिवर्ष सिर्फ मौजूदा के लिए वहां मूल आय का एकमात्र रूप वर्तमान में अमेरिका में कहीं भी देखा जाता है। कोई आयकर नहीं होने और अमेरिका के किसी भी 50 राज्यों में से किसी भी नागरिक पर लगाया गया सबसे कम समग्र कर भार होने के अलावा हवाई, दूसरी ओर अलास्का हवाई, जितना भाग्यशाली नहीं है। प्रभावी रूप से शून्य प्राकृतिक संसाधन और किसी भी अन्य राज्य से इसकी दूरी, महत्वपूर्ण बाजार, शिपिंग लागत को और कहीं और द्वीपों से अत्यधिक महंगा बनाते हैं, जो हवाई में किसी भी संभावित विनिर्माण आधार को स्वाभाविक रूप से शुरू से ही अप्रतिस्पर्धी बनाता है। केवल 2 उद्योग जिनमें हवाई का भूगोल इसे उत्कृष्टता प्रदान करने में सक्षम बनाता है, वे हैं पर्यटन और सैन्य, क्योंकि द्वारा पेश किए गए अविश्वसनीय सामरिक मूल्य प्रशांत महासागर के मृत केंद्र के पास आहू द्वीप पर पर्ल हार्बर। लेकिन जो लोग वास्तव में इन 2 उद्योगों में काम करते हैं, उनके लिए उपलब्ध नौकरियां आमतौर पर कम वेतन वाली होती है। यही वजह है कि कर हवाई की औसत आय न्यू हैम्पशायर में देखी गई औसत आय से कम है, और फिर भी हवाई में घरों की कीमतें न्यू हैम्पशायर की तुलना में लगभग 2 गुनी हैं। हैम्पशायर में आय कम होने के बावजूद हवाई उन लोगों के लिए एक शानदार राज्य है जो यहाँ आकर बसते हैं, जो पहले से ही धनवान हैं और स्थानीय लोगों की तुलना में अधिक क्रय शक्ति रखते हैं। लेकिन जो लोग हवाई में बिना पैसे के बड़े हुए हैं, उनके लिए ISS पर अवसर ढूंढना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि उनमें से बहुत से मुख्य भूमि के लिए निकल जाते हैं, और जो कि साथ ही हवाई का कुल कर भार पहले से ही पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, जिसमें कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है या पर्यटन और सेना के बाहर के उद्योग और सेना के साथ केवल आहू द्वीप में रुचि है, और अन्य में से कोई नहीं। इसका परिणाम यह है कि हवाई राज्य सरकार मुख्य रूप से करों के माध्यम से खुद को वित्तपोषित करती है, प्राकृतिक संसाधन राजस्व के बजाय अलास्का की तरह। और इसलिए यदि हवाई राज्य सरकार भारी मात्रा में शुरू करना चाहती है एक परिप्रेक्ष्य में लाभहीन सब्सिडी परिसेवा, उसी तरह से जैसे अलास्का ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि राज्य में करों में वृद्धि की जाए जो पहले से ही अधिक हैं, जिससे जीवन यापन की लागत राज्य में संकट पहले से ही सबसे खराब है। पूरे देश में इससे भी बदतर पहले से ही सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए है। यही कारण है कि मुख्य हवाई द्वीप के बीच एक परिसेवा वर्तमान में मौजूद नहीं है।